अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 के क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का टाइटल था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्ट अबंडेंट बायोएलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी मास इज। इसका सही ऑप्शन था बीटा ऑक्सीजन। इंसान की बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो बायोएलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये ग्राफ हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है और 6 मेजर बायोएलिमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज 65% है। सबसे ज़्यादा बायोएलिमेंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यूरोग्लियल सेल्स इज। इसका डेल्टा ऑप्शन 55%। ये ठीक है। देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 85% वाले ऑप्शन को टिक किया हुआ है, जबकि ये गलत है। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। वाटर कंटेंट्स of cells was also cell specific and ranged from 55% neurons to 90% vacuolated zone of glial cells। यानी वाटर के जो कंटेंट्स हैं वो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर मिनिमम 55% है और मैक्सिमम 90% है। ये देखें, ये ब्लू कलर का न्यूरॉन है और उसके साथ ये न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं ये न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन और उनकी न्यूट्रिशन के लिए होते हैं। तो इसलिए न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर मिनिमम परसेंटेज पानी की वो 55% है। क्वेश्चन नंबर 3 था बोथ कोहेजन एंड एडहेजन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर ड्यू टू। सही ऑप्शन था हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी की जितनी भी कोहेजन और एडहेजन प्रॉपर्टीज होती हैं वो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। यहाँ से समझिएगा, ये पानी के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर शो किए हुए हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर है। ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ कोहेजन फोर्स के जरिए से भी अटैच्ड हैं और दोनों अपनी साइड पे कोई भी चीज़, कोई वेसल जिसके अंदर ये पानी मौजूद है उसकी दीवारों के साथ एडहेजन यानी एडहेसिव फोर्स भी शो कर रहे हैं। सो इसका सही ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 था द रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस व्हिच आर प्लेस्ड इन वाटर इज टर्म्ड एज। तो इसका सही ऑप्शन डेल्टा था हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होती है इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। ये है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की डेफिनेशन है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इज द टेंडेंसी ऑफ द मल्टीपल ऑयल ड्रॉपलेट्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर टू कोएलिसेंस इनटू फ्यूअर एंड लार्जर ड्रॉपलेट्स। ये दो छोटे फैट्स के ड्रॉपलेट्स हैं और देखें, जब ये आपस में मिले, इनकी कोएलिसेंस हुई, जम हुए एक दूसरे में, तो एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट ये बन गया। सो वो लार्ज फैट ड्रॉपलेट बनने के बाद भी वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हुआ। इसी तरह से अगर सैकड़ों फैट ड्रॉपलेट्स भी आ जाएंगे तो वो आपस में कोएलिसेंस करेंगे और एक बड़ा फैट ड्रॉपलेट बना देंगे, लेकिन वो वाटर के मॉलिक्यूल से अपने आप को एक्सक्लूड करेगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। सो इसका सही ऑप्शन था हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच टाइप ऑफ बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन फॉर वाटर टू वेपोराइज। जिसका सही ऑप्शन था हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही वो बॉन्ड्स हैं जिनको पानी को अगर आपने इवेपोरेट करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आपको तोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ से आप देखें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 और तमाम वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से अटैच्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर ही हमें पानी को इवेपोरेट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी सेल इज। अल्फा ऑप्शन मोनोसेक्राइड्स। जी, मोनोसेक्राइड्स जो हैं यही पानी यही एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखते हैं कौन कौन सी मोनोसेक्राइड्स हैं जिनसे हमारी बॉडी एनर्जी पैदा कर सकती है। ये 3 तरह की मोनोसेक्राइड्स हैं, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो मोस्टली बॉडी का मेटाबॉलिज्म इन तीनों मोनोसेक्राइड्स पर रिलाई करता है। तो सही ऑप्शन इसका क्या निकला? सही ऑप्शन था मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following sugar is mainly present in human blood? जाहिर है ग्लूकोज, जिसकी की मिकदार हमारी बुक में भी बताई गई है कि 0.08% ग्लूकोज जो है वो हमारी ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो सही ऑप्शन इसका ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 8 Which of the following is an example of एल्डोज शुगर। जी, कौन सी मिसाल है एल्डोज शुगर की? तो एल्डोज शुगर यहाँ पर मैनोज है।
जबकि ये बीटा, चार्ली और डेल्टा ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। ये इसकी वजह मैनोज जो है वो एल्डोज शुगर कैसे है और ये कौन सी शुगर है, ज़रा यहाँ पर आप मुलाहिजा करें। ग्लूकोज और मैनोज ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं। अब इन दोनों की जो फ़र्क है ग्लूकोज और मैनोज के अंदर, वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जस्ट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर डिफरेंस है। ग्लूकोज के अंदर राइट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जबकि लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन है, जबकि मैनोज के अंदर लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्सिल है और राइट साइड पर हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 3 में तो दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड पर ही है और हाइड्रोजन राइट साइड पर ही है, लेकिन कार्बन नंबर 2 में दोनों के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो चेंज हुए हुए हैं। लिहाजा ग्लूकोज और मैनोज ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं। तो मैनोज जो है वो एक एल्डो शुगर है, ये देखें ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप इसके लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोनोसैकराइड्स हैव जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, इसका बीटा ऑप्शन था CH2O होल N, जिसमें N जो है वो कार्बन नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। यहाँ से देखें, monosaccharides are simplest sugars and have the chemical formula CH2O whole N, where N is the number of carbon atoms in the molecule. So ये जो N है ये मिनिमम मोनोसैकराइड्स के अंदर it will be equal to 3, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है मोनोसैकराइड्स के अंदर 3 होते हैं, जबकि मैक्सिमम इट इज इक्वल टू 7, क्योंकि मैक्सिमम जो कार्बन एटम्स हैं मोनोसैकराइड्स के अंदर वो 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकराइड्स प्रोड्यूस, बड़ा सिंपल सा आंसर है चार्ली, 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। 2 to 10 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस होंगे जी जब एक ओलिगोसैकराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे। और ये तो जो उसका सही ऑप्शन है, ये तो उनकी डेफिनेशन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है कि हम ओलिगोसैकराइड्स की डेफिनेशन ये करते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसैकराइड के यूनिट्स को रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिकॉज, सेलुलोज जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हजम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सही ऑप्शन था डेल्टा, इट कंटेन्स बीटा ग्लूकोज, इसके अंदर बीटा बॉन्ड्स होते हैं जी। अब ये समझने के लिए कि अल्फा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड और बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, ये यहाँ पर मिसाल दी गई है। एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ अटैच है बाय मींस ऑफ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो यहाँ पर ये 1,4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज आपको नजर आ रही है सीधी सीधी, ये इस तरीके से यू शेप, जबकि इधर बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसमें ये इस तरह से ज़िगज़ैग फैशन के अंदर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शो हो रहा है। सो अगर बॉन्ड जो है वो ज़िगज़ैग फैशन में होगा तो बीटा है, और अगर वो सीधा सीधा यू शेप है तो वो अल्फा है। सो चूँकि सेलुलोज के अंदर सारी की सारी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी भी लिंकेजेस हैं वो बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, इस वजह से जो अमाइलेज नामी एंजाइम है वो सेलुलोज को हजम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एक्सेप्ट, जी यहाँ पर जितने भी हैं वो कंप्लीट ग्लूकोज खारिज करेंगे, हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज ही खारिज करेंगे मां सिवाय काइटन के। डेल्टा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, जिसकी वजह आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ये काइटन है। काइटन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसके ग्लूकोसाइडिक लिंकेजेस को तोड़ते हैं तो अंदर से केमिकल निकलता है और उसका नाम N-इसाइल डी ग्लूकोजामीन, ये केमिकल खारिज होता है बजाय ग्लूकोज, इस वजह से इसका सही ऑप्शन काइटन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल्स, जी सही ऑप्शन इसका डेल्टा है, ग्लाइकोजन, के इंसान के मसल्स में सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन पाया जाता है। जी स्टूडेंट्स देखें कि जब ह्यूमन और एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर ग्लूकोज एक्सेसिव अमाउंट में होता है तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके कन्वर्ट करके उसे स्टोर कर दिया जाता है मसल्स और लिवर के अंदर, इस वजह से सही ऑप्शन इसका ग्लाइकोजन आएगा, जो कि मसल्स में भी मौजूद होता है और लिवर में भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिलेटेड टू लिपिड्स एक्सेप्ट, बी इसका ऑप्शन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिपिड्स जो हैं वो एनर्जी का इमीडिएट सोर्स होते हैं, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे लिपिड्स से ही
देखिए लिपिड्स जो हैं वो एनर्जी का इमीडिएट सोर्स नहीं होते बल्कि एनर्जी का हाईएस्ट सोर्स होते हैं। एनर्जी का इमीडिएट सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो इसका सही ऑप्शन है बी, बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल स्टोरेज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूजुअली डोंट फॉर्म क्रिस्टल्स एंड पॉलीमर्स। जी ये एक्चुअली लिपिड्स की डेफिनेशन को ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है। लिपिड्स जो है उनकी डेफिनेशन हमने जो बुक में पढ़ी हुई है वो यूँ लिखा हुआ है कि लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एंड दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो इसमें वही चीज़ें घुमा फिरा के कि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये वाटर स्पेरिंगली सॉल्युबल है पानी के अंदर हल नहीं होते, और डाइवर्स ग्रुप से मुराद हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ये एनर्जी का भी हाईएस्ट सोर्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिपिड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, लिहाजा इसका सही ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ एन एंजाइम नॉन प्रोटीन इन नेचर। जी ये मंदरजा झैल में से एक एंजाइम है जिसकी नेचर प्रोटीन नहीं है। जी ये राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसकी नेचर प्रोटीन नहीं है। अब सुनिए कि राइबोजाइम क्या होता है, ध्यान से आप इसको समझें। राइबोजाइम्स आर एक्चुअली द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स, मतलब राइबोजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स का नाम देते हैं। They are RNA molecules that are capable of catalyzing specific biochemical reactions similar to the action of protein enzymes. यानी राइबोजाइम्स जो हैं ये आरएनए से बने होते हैं, जबकि दूसरे आम जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं और इनका एक्शन भी प्रोटीन्स की तरह से होता है। तो इसका सही ऑप्शन राइबोजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकराइड्स एक्सेप्ट डाइजेशन बाय अमाइलेज। इसका सही ऑप्शन था कि मोनोसैकराइड्स जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये शामिल नहीं है कि ये अमाइलेज से डाइजेस्ट हो। अब यहाँ पर देखें कि इसकी दो वजूहात हैं, ये वाला ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन कहने की दो वजूहात हैं, उनको ज़रा आप यहाँ से देखें। पहली बात ये है कि मोनोसैकराइड्स डोंट रिक्वायर इंटेस्टाइनल डाइजेशन प्रायर टू एब्जॉर्प्शन। ये मोनोसैकराइड्स जो हैं उनको इंटेस्टाइन के अंदर मज़ीद छोटा करने की या टूटने की ज़रूरत ही नहीं होती इससे पहले कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट पॉलीसैकराइड्स। अमाइलेज जो है वो पॉलीसैकराइड्स को डाइजेस्ट करता है, मिसाल के तौर पर स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों पॉलीसैकराइड्स हैं, न कि अमाइलेज जो है वो मोनोसैकराइड्स को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड इन प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो लिपिड एनिमल्स, बैक्टीरियल और प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, फॉस्फोलिपिड्स दुनिया की तमाम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा लिपिड्स होते हैं। जी इस एक और भी मैं एडिशन करता चलूँ कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स के अलावा भी कोई लिपिड्स होते हैं? जी उसका जवाब है यस, उनमें कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और इसके अलावा एक और भी लिपिड है। ये सारे लिपिड्स जो हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल प्रोटीन्स कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स एक्सेप्ट। जिसका सही ऑप्शन है डेल्टा, सल्फर। यानी प्रोटीन जो हैं उनके अंदर सल्फर नामी एलिमेंट नहीं पाया जाता, बाकी तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें उनके स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग अनसैचुरेटेड फैट इज ट्रू। कि अनसैचुरेटेड फैट्स के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो बी स्टेटमेंट ठीक है कि अनसैचुरेटेड फैट्स के मुतालिक कि दे हैव डबल बॉन्ड्स इन कार्बन चेन ऑफ द फैटी एसिड्स। सो सही ऑप्शन इसका बी था। क्वेश्चन नंबर 21, इट एक्ट्स एज वाटर बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सही ऑप्शन था क्यूटिकल। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो वाटर बैरियर नहीं होती। क्यूटिकल जो है वो लीव्स, फ्रूट्स और दूसरे प्लांट पार्ट्स के गिर्द वो वाटर बैरियर का काम करती है और वहाँ से एक्सेसिव जो लॉस ऑफ वाटर है उसको वो रोकती है। इस क्यूटिकल को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्यूटन, CUTIN, क्यूटन। तो अगर क्यूटिकल की जगह भी क्यूटन होता तब भी ये ठीक था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स एक्सेप्ट। मुंदरजा झैल में से तमाम के अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट मौजूद होता है, मां सिवाय एक के, और वो एक मेंथॉल है।
मेंथॉल के अंदर आइसोप्रीनॉइड, इसकी बेस जो है वो आइसोप्रीनॉइड यूनिट नहीं है, बाकी सारे के सारे टर्पिनॉइड्स हैं। बी, सी और डी ये तीनों टर्पिनॉइड्स हैं और इनके अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट इसकी बेस है, जबकि मेंथॉल जो है इसकी बेस आइसोप्रीनॉइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कंटेन। जो फॉस्फोलिपिड्स का हेड है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, तो उसमें होता है जी फॉस्फेट, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस एंड नंबर 3 ग्लिसरॉल। ये तीनों चीज़ें फॉस्फोलिपिड्स के हेड में मौजूद हैं। इसको समझने के लिए ज़रा चलते हैं। ये देखें, ये पूरा फॉस्फोलिपिड्स का हेड है, जबकि नीचे ये डबल टेल है उसकी। एक टेल जो सीधी है वो सैचुरेटेड है, जबकि जो थोड़ी सी कर्व है टेढ़ी है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब ये जो हेड है इसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप है जो आपको जरा लाइट कलर में शो हो रहा है। ग्लिसरॉल जो है वो ये मौजूद है, ये सारा ग्लिसरॉल है। और ये नीचे जो है ये उसका नाइट्रोजनस बेस है। तो हेड जो है वो इन तीन चीज़ों, फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल एंड नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों चीज़ों से जो फॉस्फोलिपिड का हेड है वो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेसिथन बिलोंग्स टू फॉस्फोलिपिड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर लफ्ज़ बाज़ औक़ात ग्लिसिथन भी दिया जा सकता है, तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो है उसका कमर्शियल नेम लेसिथन या ग्लिसिथन। सो इसका सही ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिंक आयन इज अटैच्ड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जिंक आयंस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की जब एक्टिव साइट पर अटैच होंगे तो फिर क्या होगा, द जिंक आयन इज, तो फिर वो अटैच होने पर वो कौन सा काम सर अंजाम दे रहा है, इसका सही ऑप्शन है बीटा एन एक्टिवेटर। जिंक आयन उस वक्त एक एक्टिवेटर का काम कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होती है, जिंक आयन इज अटैच्ड, अगर यहाँ पर अटैच्ड हो का वर्ड आएगा तो फिर ये एक्टिवेटर है, और अगर जिंक आयन डिटैच्ड की स्टेटमेंट आ जाएगी तो फिर ये एक इनहिबिटर का काम करेगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के ऊपर। इसको समझने के लिए ज़रा आप यहाँ पर चलते हैं। ये देखें, ये पूरा एक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का स्ट्रक्चर इस वक्त आपके सामने है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक ऐसा एंजाइम है कि जिसके अंदर तीन चीज़ें, यानी हिस्टिडीन के 196 यूनिट्स हैं, ग्लूटामेट के 72 यूनिट्स हैं, हिस्टिडीन के 69 यूनिट्स हैं इस साइड पर। अब देखें कि जो दरमियान में ये जिंक जो है वो इन तीनों, यानी लेफ्ट साइड पर भी हिस्टिडीन है, राइट साइड पर भी हिस्टिडीन है, जबकि दरमियान में ग्लूटामेट है, और दरमियान में जिंक जो है वो एक ब्रिज का काम यहाँ पर दे रहा है, और ऊपर वाटर का एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है। सो अगर आप जिंक को यहाँ से निकाल देंगे बाहर, तो ये पूरे के पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है उसका ब्रिज आपस में वो ख़त्म हो जाएगा और वो एंजाइम एक्टिव नहीं रहेगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे। लिहाजा अगर जिंक आयन अटैच्ड है तो फिर जिंक आयन उस वक्त एक्टिवेटर का काम कर रहा है, लेकिन अगर आप जिंक आयन को बाहर निकाल दें तो फिर वही जिंक आयन इनहिबिटर का रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ। एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती हैं जी, डी फ्यू अमीनो एसिड्स, चंद एक अमीनो एसिड्स पर उसकी एक्टिव साइट मुश्तमिल होती है। इसको समझने के लिए ज़रा आप ये स्ट्रक्चर देखें कि ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, और ऊपर ये वाली जो है ये उसकी एक्टिव साइट है जहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट आगे बाइंड करेगी। लेकिन देखिए कि एंजाइम का जो बल्क है वो तो सैकड़ों अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। अंदर आपको ये सब अमीनो एसिड्स गोल गोल सर्कल्स की शक्ल में ये अमीनो एसिड्स नजर आ रहे हैं, और इनकी तादाद सैकड़ों है। जबकि उसकी एक्टिव साइट जो है उसके गिर्द एक सर्कल लगाया हुआ है, और उस सर्कल के अंदर देखें 1, यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही अमीनो एसिड्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ से साबित ये हुआ कि जो एक्टिव साइट है वो चंद एक अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बल्क ऑफ एंजाइम, यानी बकिया जो एंजाइम है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर। ये बड़ा सीधा सीधा सा आंसर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसका अल्फा ऑप्शन ठीक है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 28 है, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज कॉल्ड एपोएंजाइम। इसका सही ऑप्शन अल्फा है, एपोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 29, the active site of each enzyme has distinct shape and distribution of charges. This statement refers to the जी अल्फा लॉक एंड की थ्योरी या की लॉक थ्योरी या लॉक एंड की मॉडल एक ही चीज़ है ये सब।
ये इसको रेफर करता है, ये वाली स्टेटमेंट, लिहाजा इसका सही ऑप्शन अल्फा है, ई लॉग। क्वेश्चन नंबर 30, the view that active site of an enzyme is flexible and when a substrate combines with it cause changes in enzyme structure is known as। सही ऑप्शन था सी यानी इंड्यूस फिट मॉडल, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट इंड्यूस फिट मॉडल को रेफर करती है। जी ये लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये पेपर की डिस्कशन अच्छी लगी होगी और बेहतरीन डिस्कशन को समझने के लिए आपके पास जो बबल शीट आपको वापस की गई है उसको सामने रखें और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को बबल शीट के साथ मैच करें। और अगर लेट्स से किसी भी पेपर में कोई आपको कन्फ्यूजन नज़र आती है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। सुबह मेरे साथ, सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।